तो हमने दो टर्म्स देखे थे एनर्जी के, कौन कौन से? एक तो हमने देखा था लैटिस एनर्जी, ठीक है, और देखा था हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एक और नया टर्म हम देखा था, हमने कौन सा टर्म था वो? तुम लोग आगे बैठ जाओ, आगे आ जाओ। एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी में हमने क्या देखा था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये चीज क्या थी, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड को हम सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और आयनिक कंपाउंड के लिए सुटेबल सॉल्वेंट क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? पोलर नेचर में होते हैं। आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को देखो, जैसे कि हम NaCl को देखें तो क्या है, Na+ और Cl-, MgO को देखें तो Mg+2 NO-2, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस+ का, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं कि पोल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसा साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है ना, क्या है डिफरेंस? वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड है तो होता है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस की वजह से क्या जनरेट होता है? पोल्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड किस में डिसॉल्व हो सकता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड्स किस में सॉल्यूबल होंगे? ओनली इन ओनली पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि जिसमें पोल्स जनरेट हो जाएं, ठीक है, जैसे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल वी हैव H2O, H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट, मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे वाटर में सोल्यूबल होंगे, क्योंकि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक्चुअली पोलर सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं कोई भी आयनिक कंपाउंड, तो होता क्या है कि ये पहले तो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अब आयंस में ब्रेक होने के बाद भी इनके बीच में क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये आयंस बने थे। और ये एनर्जी किसके बराबर थी? जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कंपाउंड बना रहे थे आयंस मिलके, तो क्या एनर्जी का हम टर्म यूज करे थे? नहीं, आयनाइजेशन है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कंपाउंड बना रहे हैं तो लैटिस एनर्जी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी इसकी एग्जिस्ट कर रही होगी। और हमें पता है कि H2O में क्या होता है? एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो अब क्या करेगा, जब ये ब्रेक होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से इसको भी घेर लेंगे, ठीक है। इसके तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्टेड होगा? नेगेटिव वाला, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन, और इधर पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये इसको अलग तरफ से अपनी तरफ खींचेगा, और ये इसको अपनी तरफ से अलग से खींचेगा, ठीक है। और इतना खींच देगा कि इसका ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, जो लैटिस एनर्जी था वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड तो ऐसे हमें कोई दिखाई नहीं देता। अब ये एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सोल्यूबल हो जाएगा पानी में, ठीक है। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? जो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस है, जो ओवरकम कर जा रही है इसके लैटिस एनर्जी को, उसी एनर्जी को हमने क्या बोला? सॉल्वेशन एनर्जी। तो कोई भी कंपाउंड सोल्यूबल है या नहीं है, वो कौन चीज डिसाइड करेगी कि उसका सॉल्वेशन एनर्जी उसके लैटिस एनर्जी से ज्यादा है या कम है। अगर सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी के, तो मतलब वो उसने लैटिस एनर्जी के बॉन्ड को, मतलब एनर्जी को क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया, और वो ब्रेक हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, मतलब वो सोल्यूबल है। और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो वो कभी ब्रेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सॉल्वेशन एनर्जी। अब देखो लैटिस एनर्जी का डिपेंडेंस हमने देखा था कि किस पे डिपेंड करता है। तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है बताओ? साइज एंड चार्ज ऑन दी कैटायन एंड एनायन,
है ना। तो मैंने क्या बोला था, याद करो, जब लैटिस एनर्जी का डिपेंडेंस देखा था कि लैटिस एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ठीक है, कैसे? Z को हम चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो केटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी क्या हो रहा था, देखो ये Na प्लस है, ये Na प्लस है, और ये क्या हो गया, ये Cl माइनस है। अब इनके बीच में जितना ज्यादा रेडियस ज्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। तो हमने क्या देखा था कि एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R पॉजिटिव का डिस्टेंस रेडियस और ये R नेगेटिव का, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, और इसके क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि लैटिस एनर्जी Z प्लस Z नेगेटिव या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी। लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, मतलब Z पॉजिटिव और Z नेगेटिव के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। लेकिन यहाँ पे रेडियस जो आएगा सॉल्वेशन एनर्जी का वो आएगा कि क्योंकि देखो Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो रहा था, है ना, तो इसीलिए इस टाइम पे जो डिपेंडेंस आएगा ये 1/R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव ना हो के ऐसे होगा 1/R पॉजिटिव प्लस 1/R नेगेटिव। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के ये भी है, ये भी है, लेकिन डिपेंडेंस जो है वो थोड़ा अलग है। ये क्या हो जाएगा, 1/R पॉजिटिव प्लस 1/R नेगेटिव। ठीक है, तो ये लिख लो, ऐसे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज जो डिपेंड करेगी वो करेगी, देखो लैटिस एनर्जी तो आपका ये डिपेंडेंस था, ये डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस पे था, लेकिन ये डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस पे नहीं डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू आयंस। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R पॉजिटिव और प्लस 1/R नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये तो ब्रेक हो गया है ना, तो इसमें हम R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव नहीं लिखेंगे एक साथ, अलग अलग लिखेंगे। ठीक, क्लियर है? अब देखो एक और चीज पे डिपेंड करेगा, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। नाम सुना होगा फिजिक्स में शायद, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सॉल्वेशन एनर्जी जो होती है वो हमारी डिपेंड करेगी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सी चिड़िया का नाम है? देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्वेंट की। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट टू ब्रेक इट द कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। समझ में आई अंग्रेजी? प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि वाटर है, तो वाटर की कुछ प्रॉपर्टी है क्या, NaCl को ब्रेक करने की, NaCl को घेर के रखने की, और इस तरह से घेरे ताकि Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाए। ठीक है, वैसे ही अलग अलग सॉल्वेंट्स होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी प्रॉपर्टी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को अपने आयंस में ब्रेक करने में कितना उसका एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, आयनाइज करेगा। आई बात समझ में? मोर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर विल बी द प्रॉपर्टी, मोर विल बी द टेंडेंसी टू आयनाइज द कंपाउंड, कह सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस H2O पे डिपेंड करेगा।
और किसी पे नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि एक प्रॉपर्टी है सिर्फ H2 की। अब आपका नेचर कैसा है ये कौन डिसाइड करेगा, या आप ही डिसाइड करोगे ना, ठीक है। तो वो किस पे, ये दैट इज योर प्रॉपर्टी। अब आपका नेचर, आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है। आपको कितना गुस्सा आता है, किसी को कितना कम गुस्सा आता है, वो सबका अलग अलग होगा। जैसे वैसे ही किस सॉल्वेंट का कितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बताएगा हमें कि वो कितने अच्छे से आयंस को ब्रेक करके उनको सोल्यूबल कर सकता है। अभी डेफिनेशन लिखवा रही हूं, समझ में आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the property of solvent. Dielectric constant is the property of solvent to break any ionic compound, to break any ionic compound into its constituent ions, to break any ionic compound into its constituent ions, ठीक है। मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, अब H2O का जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है 81, ठीक है, उसको ज्यादा मानते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। तो ये क्या करेगा, ये ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स को क्या कर देता है, सोल्यूबलाइज कर देता है, मतलब वो मिला देता है, उसको आयंस में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए वाटर में ज्यादातर जो चीजें हैं, पोलर चीजें हैं, आयनिक कंपाउंड्स है, वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। H2 का लिख लेना, एप्सिलॉन इज 81. Dielectric constant is the property of solvent to break any ionic compound into its constituent ions. हाँ, अभी तक H2O का ही मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ अब इस पे डिपेंडेंस कैसा होता है वो हमें समझने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि अगर एप्सिलॉन R की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब सोल्यूबल ज्यादा, ठीक है। एप्सिलॉन R, अगर डिपेंडेंस भी अगर कोई आपसे पूछे तो फिर ऐसा होता है कि ये एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक फॉर्मूला से आता है 1/1 बाय एप्सिलॉन R, 1 माइनस 1 एप्सिलॉन R। अब बताओ एप्सिलॉन R बढ़ेगा तो 1 एप्सिलॉन R घटेगा, ये वैल्यू घटेगी। अब 1 एप्सिलॉन R घटेगा तो 1 माइनस 1 एप्सिलॉन क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया ना रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ये लिखना है तो लिख लो, मतलब सॉल्वेशन एनर्जी पे कौन कौन सी चीजें डिपेंडेंट हैं, किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो चार्ज पे, चार्ज हम चेंज कर सकते हैं, रेडियस भी अब आयंस का चेंज हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा किसी भी सॉल्वेंट का, अगर सॉल्वेंट कांस्टेंट है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी बताना है हमें। सो वी हैव लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। CSF इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, मतलब उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। और लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी जिसका मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो LiF विल बी मोस्ट सोल्यूबल एंड देन NaF, देन पहला। दूसरा है
अगर आप LiI से डाउन द ग्रुप जाते हो CSI पे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? क्यों? डिक्रीज होगी। समझ में आ गया? क्योंकि LiI तो क्या है, देखो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। जो जितना कंपेरेबल साइज का, मैंने क्या बोला था कि जो दो दोस्त हैं वो क्या होंगे, सेम हाइट के होंगे, सेम नेचर के होंगे, तो इनके में दोस्ती अच्छी होगी क्योंकि ये सेम सेम है। ठीक है, और हमें पता है डाउन द ग्रुप में CS सबसे ज्यादा बड़ा होता है और इधर भी डाउन द ग्रुप में आयोडीन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो इनकी दोस्ती पक्की होगी। दोस्ती पक्की होने का मतलब क्या है? अच्छा आयनिक कंपाउंड होगा। अच्छा आयनिक कंपाउंड होने का क्या मतलब है? लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब LiI से अगर CSI पे जाओगे तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। इतनी बात समझ में आती है? अब LiF से CSF में यहां पे जा रहे थे, एक सेकेंड, तो यहां पे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, इधर की तरफ इंक्रीज हो रही थी, यहां से यहां जाओगे तो डिक्रीज हो रही थी। एक और क्वेश्चन लिख लो। नहीं, यहाँ पे आपने गलती, मैंने लैटिस एनर्जी नहीं पूछा है। लैटिस एनर्जी तो इसी का ज्यादा होगा, मैं सॉल्युबिलिटी पूछ रही हूँ। इसमें आपने कुछ गलती की है। जब आप LiF से CSF जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अब देखो कंपेरेबल साइज देखो ना, चार्ज और कंपेरेबल साइज देखो, चार्ज तो बराबर है दोनों में प्लस प्लस का। ठीक है, कंपेरेबल साइज देखा जाए तो कंपेरेबल साइज किसका ज्यादा है? इसका कंपेरेबल साइज है। Li भी छोटा है और फ्लोराइड भी छोटा है, जबकि यहाँ पे क्या है, CS बड़ा है और फ्लोराइड छोटा है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? LiF से CSF जाओगे तो इंक्रीज होनी चाहिए ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब ये समझ में आ गया? देखो हमें क्या देखना है, सॉल्युबिलिटी देखनी है। सॉल्युबिलिटी के लिए हम सिर्फ दो फैक्टर देखेंगे, दैट इज चार्ज एंड रेडियस। ठीक है, मैं यहाँ पे आयनिक कंपाउंड नहीं पूछ रही हूँ। देखो सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ वही ऑप्शंस देखेंगे जिसमें साइज और चार्ज दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो LiF का देखें तो Li भी छोटे साइज का है क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का। ठीक है, और फ्लोराइड भी पहला है, तो साइज क्या है इन दोनों का? कंपेरेबल है। कंपेरेबल साइज है तो मतलब क्या होगा, वो अच्छे से बॉन्डेड होगा। अच्छे से बॉन्डेड होगा मतलब सॉल्यूबल, वो क्या, ये अपने आप कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक नहीं होना चाहेगा, ये पहले से ही सॉल्यूबल है। जबकि यहाँ पर आते आते देखा जाए तो CS का साइज बड़ा हो गया है सीजियम आयन का, और फ्लोराइड आयन का साइज तो छोटा है ही। मतलब क्या हो गया, साइज कंपेरेबल नहीं है, तो ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में। मतलब LiF से CSF आओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं कुछ और ऑप्शंस दे रही हूँ, बाकी आपको बस ये बताना है कि बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, NaF to NaI, तो इस टाइप पे सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सॉल्यूबल होगा डाउन द ग्रुप, या लेफ्ट टू राइट सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। पहले वाले में क्या हो रहा है, NaF से NaI जाओगे तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज, सबका इंक्रीज आया। ठीक है, BeOH होल ट्वाइस से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जाओगे तो OH क्या होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि देखो ना यहाँ पे कंपेरेबल साइज है, यहाँ पर आते आते आयोडीन आयन का साइज बढ़ गया है, कंपेरेबल साइज नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। इधर भी देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम का साइज क्या होता है,
कंपेरेबल होता है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आते हो, बेरिलियम और बेरियम कहाँ कौन से ग्रुप में आता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। कौन से ग्रुप में आता है, सेकेंड ग्रुप में आता है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये आता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो, देखो कंपेरेबल साइज है, यहाँ पे इसका साइज बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, solubility will increase। ठीक है, LiOH and CSOH यहाँ पे भी इंक्रीज, क्योंकि देखो इसमें कंपेरेबल साइज है और इसमें सीजियम का साइज बढ़ गया। इसमें बताओ, अब SO4 पे -2 का चार्ज होता है और एक ये भारी आयन होता है। SO4 आयन का आपने साइज रिडॉक्स में बनाना सीखा था। ठीक है, H2SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेरेबल साइज तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कंपेरेबल नहीं है, तो यहां से यहां जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे भी क्या हो जाएगा, ClO4 माइनस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, बल्कि होता है, तो यहाँ पे कंपेरेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे कंपेरेबल साइज है। तो जहां कंपेरेबल साइज होगा वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टेड रहेगा, और यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, एकदम ये सॉल्युबिलिटी वाली चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दो एक्सेप्शन है जिसको हम आगे चल के एक रूल पढ़ेंगे, फजान्स रूल, उससे हम देखेंगे। तो वो एक्सेप्शन है आपका 8वां नंबर का, और 9वें नंबर में एक एक्सेप्शन आएगा। पहला आएगा AgF से AgI, AgF से AgI आओगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, हाँ ये भी कह सकते हैं। अब देखो आयोडीन क्या है, बड़ा आयन है, बड़े आयन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो क्या करेगा, Ag+ को अपनी तरफ खींच के रखेगा। खींच के रखने का क्या मतलब है, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा केस, ये Ag का साइज था और यहाँ पर ये I नेगेटिव का साइज है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, एज कंपेयर टू AgF। AgF तो क्या हो जाएगा, ये भी छोटा ये भी छोटा, तो इसमें ये क्या करेगा, उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां आएंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको हम और अच्छे से समझेंगे बाय फजान्स रूल। ठीक है, सिमिलरली 9th यहाँ पे लिख लो, BeF2 एंड BeI2 में अगर आए तो सॉल्युबिलिटी विल, ब्रैकेट में लिख लेना इन सबके एक्सप्लेनेशन, फजान्स रूल। यहां पे भी सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, फजान्स रूल लिख लेना। अभी समझते हैं फजान्स रूल क्या होता है। आ गया समझ में सबको सॉल्युबिलिटी का, किसी को नहीं समझ में आ रहा है अभी भी पूछ लो। एक और क्वेश्चन लिखो सॉल्युबिलिटी पे। आयन है, हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना रिडॉक्स में, क्लोरीन पे 4 ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, बल्कि नहीं है ग्रुप, यहाँ पे तो सिर्फ चुन्नू सा OH था, यहाँ पे S पे 4 ऑक्सीजन लगा है, इधर Cl पे 4 ऑक्सीजन लगा है, तो ग्रुप तो बल्कि हो गया ना। हाँ, हैवी मेटल वाला भी रीजन है, लेकिन यहाँ पे मोर मैं स्ट्रेस करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे फजान्स रूल बताना है, तो मैं पोलराइजेशन पे स्ट्रेस कर रही हूँ कि जो आयोडीन है वो क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा Ag को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। So we have NaF and
Na प्लस BF4 NaBF4 माइनस। ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा इसमें? सेकेंड वन, ठीक है। क्यों? अगेन भाई ये बल्कि है, कंपेरेबल साइज नहीं है। जहां कंपेरेबल साइज नहीं होगा तुरंत टूट जाएगा और सोल्यूबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दिस विल बी मोर सोल्यूबल। चलो एक टेबल बना लो कि कौन कंपेरेबल होगा कौन नहीं कंपेरेबल होगा। वैसे तो याद ही रहेगा आपको, लेकिन चलो एक बार बना लो। कंपेरेबल रेडियाई, तो कंपेरेबल रेडियाई देखो, लिथियम और बेरिलियम से कंपेरेबल है आपका फ्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम से भी कंपेरेबल है फ्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम से कंपेरेबल है आपका ब्रोमीन। यहाँ पे एक क्लोरीन लिख लो, चलो ब्रोमीन भी होता है लेकिन, और रुबिडियम स्ट्रोंशियम से आयोडीन, ये हो जाएंगे आपके कंपेरेबल रेडियाई। तो मान लो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, सो वी हैव एन आयनिक कंपाउंड K प्लस Br ICl माइनस। अब ये ब्रेक होगा। अब मुझे बताओ जब ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? K के साथ कौन जाएगा? एटेस्टाइन 80, Cl जाएगा। देखो यहाँ पे, अब देखो वैसे तो अगर यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है तब तो ठीक है, आप Br ही लिखोगे, लेकिन अब देखो कंपैरिजन किस में है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन किसके साथ कंफर्टेबल रहेगा, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ? आयोडीन को भी तो एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा, तो आयोडीन किसके साथ कंफर्टेबल रहेगा, Br के साथ। तो K किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। तो ये जो आपने दिया हुआ है ये कंपेरेबल रेडियाई दिया हुआ है इन सब का, लेकिन अगर वो किसी कंपाउंड में जाएगा तो हम पूरे कंपाउंड का देखेंगे ना कि सब कंफर्टेबल रहे अपने अपने आयंस के साथ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये टूट जाएगा KCl में प्लस IBr। आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो आप लोग? कोई बात नहीं। अब देखो आइसोमेरिज्म आप किस में पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते हो कि ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स आइसोमेरिज्म क्यों शो करते हैं? आइसोमेरिज्म होता क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उनका, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब किसी भी चीज का स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग हो सकता है, जैसे कि ये आपका एक कंपाउंड है 4C, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक आपका कंपाउंड है 4C इसमें भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया है, अलग हो गया है। स्ट्रक्चर क्यों अलग हो गया है? क्योंकि यहाँ पे आप बॉन्ड जो बना रहे हो ना, ये इसके साथ ना अटैच करके इसके साथ भी अटैच कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या है, डायरेक्शनल है। डायरेक्शन हम कैसे बता रहे हैं, ये बॉन्ड से डायरेक्शन बता रहे हैं। जहां पे बॉन्ड ही नहीं होगा, जैसे कि NaCl, NaCl में कोई बॉन्ड है क्या?
NABR या फिर आप MgO मान लो। MgO में कोई बॉन्ड है? नहीं बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, दे हैव आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल नेचर। यहाँ पे हम कोई बॉन्ड नहीं बनाते, हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से वो कर देते हैं, और वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो भी हम ना लिखें तो चलेगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज ही कर देता है। ठीक है, सिंस ionic compounds are non-directional bond, ionic compounds form ionic bonds which are non-directional in nature, hence ionic compounds will never show isomerism. ठीक है, अगर क्वेश्चन में आए कि आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो कोवलेंट कंपाउंड्स शो करेंगे। आयनिक कंपाउंड कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, रीजन बीइंग द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो लिखो, जो प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड था ना, उसी में आगे सॉल्वेशन एनर्जी भी उसी में था। नेक्स्ट लिखो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बोलो, लिख दो, सिंस आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म ionic bond which are non-directional, therefore it does not show isomerism. कोई भी आयनिक कंपाउंड कभी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हमने देखा था ये क्या शो करता था, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता था, बताओ? आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर। अलग कंपाउंड का अगर सिमिलर स्ट्रक्चर हुआ, दो अलग अलग कंपाउंड्स का अगर सिमिलर स्ट्रक्चर हुआ, तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फस इन नेचर। लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, दे ऑल्सो शो प्रॉपर्टी ऑफ, ये मान लो कौन सा पॉइंट था, 6th 7th, ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करेंगे, या पॉलीमॉर्फस बोल सकते हैं, आइसोमेरिज्म नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म होता था दो अलग अलग कंपाउंड का सिमिलर स्ट्रक्चर, इसका क्या हो जाएगा, दो सिमिलर कंपाउंड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। पॉली मतलब डिफरेंट, मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर। अगर एक ही कंपाउंड का हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिले या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिले, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फस कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो ZnS जो होता है, ये आप सॉलिड स्टेट में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। ZnS जो होता है, एक तो हमारे नेचर में ZnS के रूप में पाया जाता है, और एक आता है इसका और, ठीक है, जो आपके अर्थ क्रस्ट में मिलता है, उसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड। होता ये भी जिंक, ये होता ये भी ZnS है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, इसको वुडजाइट भी बोलते हैं। इनका दो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको बताया था ना, कि एटम्स कैसे अरेंज होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसी में इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। या तो ऐसे हो जाएगा कि एक नेगेटिव के पास ऐसे ऐसे पॉजिटिव घिरे होंगे, वो आप अच्छे से पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, और ऐसे भी हो सकता है कि एक नेगेटिव पॉजिटिव और फिर बीच में थोड़ा स्पेस होके फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो चीजें आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, रेफरेंस के लिए लिख लेना सॉलिड स्टेट। वुडजाइट, WURZITE, वुडजाइट। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। आइसोमॉर्फस का मैंने क्या एग्जांपल दिया था, बताओ? आइसोमॉर्फस का क्या एग्जांपल दिया था, ग्रीन विट्रियोल एंड व्हाइट विट्रियोल, ZnSO4.7H2O and FeSO4.7H2O।
CuSO4 डॉट क्या होता है, कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5, तो वो नहीं होगा। ठीक, अब देखो, अब एक बहुत ही फजांस रूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फजांस रूल में ये बोलता है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से मिलके जो बनेंगे कैटायन एनायन से। ठीक है, तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली 100% आयनिक नहीं होता। इसका क्या मतलब है, 100% आयनिक क्यों नहीं होता? क्योंकि कोवेलेंट तो आपको पता है ना कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आयनिक कंपाउंड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और साइज का भी डिफरेंस होता है, और साइज का डिफरेंस होगा तो वहां पे भी क्या होगा, आयंस क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि AgI में हमने देखा था, AgI में हमने क्या देखा था कि आयोडीन का जो साइज था वो बड़ा था, और बड़े साइज की वजह से वो क्या कर रहा था, Ag+ के चार्ज को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। अब इसमें शक्तिशाली कौन है, AgI में Ag+ या I-? जो बड़े साइज का है वो ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब वो अपने, मान लो I- ये है और Ag+ ये है। ठीक है, तो अब ये क्या ऐसे रहेगा, दोनों ऐसे नहीं रहेंगे, ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास भेजने लगेगा, मतलब ये अट्रैक्ट होने लगेगा ऐसे। ठीक है, तो ये चीज तो किस में होती थी, कोवेलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, तो फजान ने अपना एक रूल बनाया, फजान वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब लार्ज साइज ऑफ कैटायन होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना स्मॉल साइज होगा, और जितना ज्यादा चार्ज एनायन पे होगा उतना लार्ज साइज होगा। ठीक है, ये तो पता है कि साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन में चार्ज क्या होता है, उल्टा होता है। तो वही देखते हैं, लिखो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं, फजान्स रूल। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, there is no compound which is 100% ionic. There is no compound which is 100% ionic. ठीक है, फिर लिखो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फजान्स रूल। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फजान्स रूल। अब इसमें देखो फजान्स रूल में क्या कह रहा है, एक तरफ होगा आपका कैटायन, वो किससे बॉन्डिंग कर रहा होगा, एनायन से। अगर कैटायन का स्मॉल साइज है और एनायन का लार्ज साइज है तभी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, स्मॉल साइज होगी तो चार्ज क्या होगा, हाई, मतलब चार्ज मोर पॉजिटिव चार्ज। और अगर लार्ज साइज होगा, तो चार्ज क्या होगा, इसमें भी चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, नेगेटिव में भी। चार्ज क्या होगा, हाई होगा।
चार्ज का कैसे पता लगेगा? चलो ये मान लेते हैं, साइज किसका बड़ा होगा, O-2 या F- का? या N-3 का? N-3, फिर O-2, फिर F-, क्योंकि हमें पता है सब में दो दो शेल्स हैं, दो शेल है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, इसलिए एक माइनस चार्ज। इसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए, इसलिए दो माइनस चार्ज। और इसके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। साइज तो उतना ही था, शेल का साइज उतना ही था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। तो अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो साइज बढ़ जाएगा। मतलब एनायन के केस में जितना बड़ा साइज होगा उस पे चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। और केटायन के केस में अगर स्मॉल साइज है तो ये क्या हो रहा है, चलो ठीक है। मतलब साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का क्या मतलब है, पोलराइजेशन का मतलब है वो केटायन को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो नीचे एक पॉइंट बना के लिखो। चलो, तो ये दोनों मिलके केटायन एनायन मिलके क्या करेंगे, अपनी इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और यहां से हमने एक और चीज देखी कि जितना ज्यादा एनायन का डिस्टॉर्शन होगा, एनायन का क्या हो रहा था, डिस्टॉर्ट हो रहा था, I- क्या हो रहा था, बंदी हो गया। डिस्टॉर्शन मतलब समझ रहे हो ना, I- क्या हो रहा था, ऐसा ऐसा हो रहा था, डिस्टॉर्ट हो रहा था। तो मोर द डिस्टॉर्शन more will be the polarization distortion of anion, more the distortion of anion